हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे ओरल सर्जरी के टॉपिक है एक्सोडोंशिया। सो ओके, डजंट मैटर दैट यू आर इन थर्ड ईयर और द फाइनल ईयर, बट व्हेन यू आर इन द क्लिनिकल पोस्टिंग, सो दिस इज द टॉपिक दैट यू मस्ट लर्न। सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करें तो आपको इसी टॉपिक से स्टार्ट करना होगा अगर आप थर्ड ईयर में हो तो, बिकॉज इन थर्ड ईयर ओरल सर्जरी इज नॉट फॉर योर एग्जाम curriculum, but there are the clinical postings in which this topic plays an important role in the third year as well. So, without further ado, let's start with the exodontia topic from the subject of oral surgery of the final year. Now, so first one is the extraction or the exodontia. Okay, so what is exodontia? So, exodontia and a dental extraction. Exo is nikalna and downsha is tooth. So removal of tooth. Okay, so what is the dental extraction is defined as the removal of the tooth from the oral cavity by the means of elevator or the forceps. Now elevator and the forceps. Now what are the elevators and what are the forceps? So these are the instruments that you need to learn. So what are these? So these are the instruments. Okay, so instruments है, so ये भी आपको पता होना जरूरी है, because if you're doing the surgery, if you're doing the extraction of the particular tooth, then there are the forceps and the elevator plays the important role in the clinics. So उसके बारे में, so instrument topic के अंदर आते हैं elevators and the forceps, and उसकी यूज करने का प्रिंसिपल क्या है वो हम आगे देखेंगे. Okay, so dental extraction is nothing but the exodontia. Okay, removal of the teeth from the oral cavity by the means of the elevators and the forceps are referred as the exodontia. Okay, as you can see here, that is exodontia. Now next one is what are the techniques of the dental extraction. As you all know that dental extraction is nothing but the exodontia. So there are the three techniques of the exodontia. First one is the intra alveolar, जिसे हम ट्रेडिशनल भी कहते हैं, एंड आल्सो द कन्वेंशनल. ओके, दैट इज अ क्लोज्ड एक्सट्रैक्शन. जो हम जनरली करते हैं दैट इज द क्लोज्ड एक्सट्रैक्शन, दैट इज विदाउट एनी सर्जरी और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस. इजीली जो होते हैं दे आर द इंट्राओरल और क्लोज्ड एक्सट्रैक्शंस. नाउ सेकंड वन इज ट्रांस अल्वियोलर और द कॉम्प्लेक्स और द कॉम्प्लिकेटेड. दीस सर्जरीज आर ट्रांस अल्वियोलर आर द कॉम्प्लेक्स और द कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, जिसके अंदर आपको बोन रिमूव करना पड़ेगा, थोड़ा इंसिजन देना पड़ेगा, फ्लैप्स निकालने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट. सो इसलिए इसे हम कहते हैं ओपन एक्सट्रैक्शन. ओके, ओपन एक्सट्रैक्शन एंड इंट्राऑरल इज द क्लोज्ड एक्सट्रैक्शन. ओके, देन आफ्टर थर्ड वन इज द स्टोबी टेक्निक. सो स्टोबी टेक्निक, व्हाट इज द स्टोबी टेक्निक इज, तो स्टोबी टेक्निक क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ द मल्टीपल मैंडिबुलर एंटीरियर teeth using the dental elevators for the teeth extraction. मतलब क्या? मल्टीपल. ओके, सो मल्टीपल मैंडिबुलर एक्सट्रैक्शन एंटीरियर का. ओके, सो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है मल्टीपल. मल्टीपल, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द थ्री टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं. ओके, सिंपल वन दैट इज क्लोज्ड, ओपन एंड द मल्टीपल के लिए स्टोबी टेक्निक. नाउ नेक्स्ट वन इज द इंडिकेशंस. सो व्हाट आर द इंडिकेशन दैट वन नीड टू नो बिफोर going for the particular extraction. So there there are the various indications that are essential in order to uh, extraction of the tooth or the removal of the tooth. ये सब indications है that you need to take into consideration. So first one is the unrestored tooth. Now what is unrestored tooth is unrestorable tooth. अगर grossly decayed tooth है, okay, अगर suppose teeth is grossly decayed, so आप उसे नहीं रिस्टोर कर सकते, बिकॉज उसके ऊपर मटेरियल स्टोर नहीं होगा. सो ग्रॉसली डिकेड. ओके, ग्रॉसली डिकेड है. अंदर सेवियर कीरीज है, इट मींस ग्रॉसली डिकेड है. पेरियोडोंटल डिसीज है, सीवियर पेरियोडोंटल डिसीज है, जिसकी वजह से अल्वियोलर बोन उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है. सो उस केस में भी आपको एक्सट्रैक्शन करना पड़ सकता है. सो सीवियर पेरियोडोंटल केसेस इज आल्सो द इंडिकेशन फॉर द एक्सट्रैक्शन. नाउ एट्रीजन, एब्रेजन एंड द इरोजन. अगर ज्यादा हो गया है सो क्राउन डिस्ट्रक्टेड होगा, तो उस केस में अपन एक्सट्रैक्शन करते हैं. नाउ एक्यूट एंड क्रोनिक पल्पाइटिस, पल्पल नेक्रोसिस ड्यू टू द ट्रोमा, ओके, और इन्फेक्शन. नाउ देन आफ्टर नेक्रोस्ट पल्प है, उस केस में पेरियापिकल लीजन है. ओके, ओवर रिटेन डेसिडियस टूथ. अगर सपोज एक बेबी है जिसके ओरल कैविटी में डेसिडियस टूथ है, जनरली जो कि होते हैं, देन आफ्टर विद विद द एज डेसिडियस टूथ क्या होते हैं? एक्सफोलिएट होते हैं, एंड देन आफ्टर उसकी जगह पे परमानेंट टूथ आते हैं. बट इन सम केसेस व्हाट, द डेसिडियस टूथ गेट्स रिटेन्ड, मतलब वो डेसिडियस टूथ जो है वो नेचुरली फिजियोलॉजिकल उसका
एक्सट्रैक्शन नहीं होता, निकल नहीं जाता, सो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉकिंग द इरेप्शन या फिर जो परमानेंट टूथ आते हैं वो मॉल ऑक्लूजन हो सकता है जिसकी वजह से, या फिर टीथ अलाइनमेंट नहीं होती प्रॉपरली, उसकी वजह से ओवर रिटेन टीथ है उससे भी एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। now the supernumerary teeth है, then after malpose teeth है, जैसे हमने कहा, then after impacted teeth है, suppose impacted teeth like most commonly the third molar, ओके, सो थर्ड मोलर है या फिर केनाइन है या फिर जो कुछ भी है जो इम्पैक्टेड टूथ है, जो कि डिपेंड करता है कि कैसा है, बोन के अंदर है या फिर इसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, उसका एंगुलेशन कैसा है। जो इम्पैक्टेड टीथ जो टॉपिक है उसके अंदर डिटेल में तो आएगा ही, लेकिन इम्पैक्टेड टूथ है तो उसे भी निकालना जरूरी है, अगर स्पेशली जब पैथोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड है, देन आफ्टर इन दैट केस इम्पैक्टेड टूथ निकालना ही पड़ता है। जैसे कि डीसी है, डेंटिजरस सिस्ट है, ओके, सिस्ट के कंडीशन में, देन आफ्टर टूथ इन द फ्रैक्चर लाइन, अगर इफ सपोज दिस इज योर मैंडिबल एंड देन आफ्टर यहाँ पर अगर फ्रैक्चर हुआ है और अगर यहाँ पर अगर तुम्हारा टूथ प्रेजेंट है, यहीं पर फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको रिटेन नहीं कर पाओगे, सो इवेंचुअली यू नीड टू टेक इट आउट। देन आफ्टर टूथ डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन पैथोलॉजी एज वी हैव seen here pathological, then after teeth with poor prognosis and orthodontic extraction, in the orthodontic cases that if you have the malpose tooth or alignment is not there, then in that case if you need to align the teeth, then ग्रोथ स्टेज में जॉ का जो ग्रोथ है वो एंड टीथ के नंबर ऑफ पोजीशन, अगर जॉ की ग्रोथ अप्रोप्रिएट नहीं है तो उसके इस केस में आपको एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा जो कि स्पेस क्रिएट करेगा इवेंचुअली फॉर द अलाइनमेंट ऑफ द टीथ, ओके। सो दीज आर द इंडिकेशंस, देयर आर 14 इंडिकेशंस जो कि यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। Then after the contraindication, now in the contraindication there are various physiological and systemic है and then relative and absolute is the, so first one is the systemic contraindication. Now the systemic contraindication में systemic diseases जो भी है वो उनके associated होगा, like cardiac disease है, then after blood dyskeriosis, uncontrolled diabetes है, hypertension patient है, nephrosis है, goiter है, jaundice, liver cirrhosis, bleeding disorder, coagulopathy, adrenal insufficiency, and neurological disorders, respiratory asthma, COPD, pulmonary patient on the long-term corticosteroids, immunosuppressive chemotherapy medication. These are the various systemic condition associated to the patient in which we are not doing the uh, एक्सट्रैक्शन, और उसके लिए अगर करना है तो हमें प्रॉपर जनरल फिजिशियन का उसका कंसर्न लेना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर वी कैन डू विद दैट। देन आफ्टर फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज प्रेगनेंसी, ओके, सपोज फीमेल में प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के कंडीशन में हम उसे नहीं कर सकते, लाइक ये ले नहीं दे सकते। देन आफ्टर एक्सट्रीम ओल्ड एज है, ओल्ड एज का पेशेंट है, सो उनमें अपन कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, अगर मेंस्ट्रुअल के टाइम पे ब्लीडिंग ज्यादा होता है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसकी वजह से हम उसे अवॉइड करते हैं। देन आफ्टर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में अनूप है, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजाइटिस है, देन आफ्टर एक्यूट डेंटल एब्सेस है, देन आफ्टर एक्यूट पेरिकोरोनाइटिस है, उस केस में भी अपन उसे कॉन्ट्राइंडिकेट कर सकते हैं। देन आफ्टर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज दैट द टीथ इन द रिसेंट irradiation area with 6 months of MI है, देन आफ्टर टीथ आर इन सेंट्रल हिमेंजियोमा, ये सब कंडीशंस है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके डिटेल में अगर जाएंगे तो वो फिर टॉपिक से हटके हो जाएगा, लेकिन बेसिकली आपको याद रखना जरूरी है कि जो जो इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली जो आप दे सकते हैं, जिसके अंदर कार्डियक है, देन आफ्टर आपका हाइपरटेंशन है, देन आफ्टर डायबिटीज, ये तो कॉमन, या फिर अस्थमा है, सीओपीडी का है, सो ये तो कॉमन पेशेंट है जो आपको क्लिनिक में आते हैं, जिसकी वजह से आपको उनकी मेडिकेशंस जो है या फिर इफ दे आर टेकिंग द मेडिकेशन प्रॉपरली और नॉट, देयर बीपी मेंटेन है क्या नहीं, या फिर उनको खाना खा के है क्या नहीं, ये सब बहुत सारी बातें जो कि आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। अभी प्रेगनेंसी के लिए आपका पोजीशन भी मैटर करेगा, या फिर हो अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम प्रेगनेंसी में वैसे एक्सट्रैक्शन अवॉइड ही करते हैं, बट फिर भी अगर करना हो तो उसका पोजीशन क्या है, या फिर उसके अंदर लिग्नोकेन या फिर उसका जो एलए का कंसंट्रेशन है वो क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वैसे एड्रेनलिन जो है उसके अंदर होता है, यानी ये सब वेरियस टॉपिक्स है जो कि एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके अंदर आते हैं, बट ये फिर डिले हो जाएगा, सो इसके लिए हम उससे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। या फिर अनोख है, सो ये आपको पीरियड में ज्यादा डिटेल में है। देन आफ्टर द मैकेनिकल प्रिंसिपल्स जो कि फोर्सेप्स एंड एलिवेटर के लिए आप यूज करते हैं, मैकेनिकल प्रिंसिपल्स है फोर्सेप्स एंड एलिवेटर के लिए। नाउ एज आई डिस्कस्ड, फोर्सेप्स एंड एलिवेटर आर द इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं व्हाइल एक्सट्रैक्शन, बट इंस्ट्रूमेंट्स आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, सो प्रैक्टिकल करिकुलम में वो ज्यादा कवर किया जाएगा, बिकॉज उसके लिए उसकी प्रैक्टिकल होना, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, या फिर उसकी होल्डिंग कैसे, उसके प्रॉपर पोजीशन क्या है, उसके पार्ट्स कैसे है, सो वो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, दैट इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टॉपिक दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर नेट एट दिस लेवल,
ओके। सो अगर है तो आप वो टीचर से कंसर्न कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में ट्रे है, वाइवा के लिए ट्रे होता है, प्रैक्टिकल ट्रे होता है, उसके अंदर सिरिंज होती है आपकी, देन आफ्टर उसके अंदर नीडल होती है, देन आफ्टर होल्डिंग पोजीशन है, मैंडिबल है, स्कल है उसका। सो कहाँ पोजीशन इंजेक्शन कहाँ देते हैं, वो सब दिखाने के लिए उस टाइम पे आपको इसका भी डेमो दिया जाएगा। सो बेसिकली अगर थ्योरेटिकल पोर्शन में अगर देखें तो फोर्सेप्स एंड एलिवेटर यूज करने के लिए मैकेनिकल प्रिंसिपल जो है, सो फर्स्ट वन इज अ लीवर प्रिंसिपल, देन आफ्टर व्हीच प्रिंसिपल, एंड देन आफ्टर व्हील एंड एक्सल मॉडल इज देयर। ओके। सो इसके लिए अगर हम डिटेल में अगर डिस्कस करेंगे तो वो टॉपिक लंबा हो जाएगा। एक्चुअली इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते इस टॉपिक के ऊपर एलएक्यू, लेकिन हाँ, अगर आपको पूछा जाए तो इसके ऊपर ऐसे कि पूछ सकते हो तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द फोर्सेप्स एंड द एलिवेटर। सो उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा कुल लीवर प्रिंसिपल, व्हिच प्रिंसिपल एंड द लीवर एक्सल प्रिंसिपल इज देयर, ये बोल के आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ओके। सो व्हाट आर द, वो क्या है क्या नहीं है, उसके अंदर स्टेप्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है व्हाइल यूजिंग द फोर्सेप्स एंड द एलिवेटर, दैट वी विल डिस्कस इन द कंसीक्वेंट लेक्चर्स। बट अभी के लिए सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन पोर्शन में ये याद रखिए कि लिवर प्रिंसिपल, वेज प्रिंसिपल एंड व्हील एक्सल प्रिंसिपल आर द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट वी need to discuss in the exodoncia topic for the use of the forceps and the elevators. Thereafter, the complications have been categorized into the various categories like the immediate, then after delayed, then after late complication, and the systemic complications. Now, the immediate complications can be द फेलियर टू लग्जेट, अगर आप लग्जेट करने में फेल हो गए तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फ्रैक्चर ऑफ द टूथ, अगर आधा टूथ अगर ब्रेक हो गया तो फिर उसको रूट पीस निकालने के लिए अलग से कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सो वो कॉम्प्लिकेशन के लिए आपको अलग से फिर ट्रीटमेंट प्लान बदलना पड़ेगा। देन आफ्टर द म्यूकोसल लैसेरेशन, पंक्चर है, देन आफ्टर टूथ और रूट डिस्प्लेसमेंट, एस्पिरेशन ऑफ द टूथ, नर्व इंजरी, हेमरेज ऑफ द टीम डिसऑर्डर और द सबलक्सेशन, ज्यादा फोर्स की वजह से सबलक्शन और द डिसलोकेशन हो सकता है, या फिर एस्पिरेशन ऑफ द टूथ और द रूट, या फिर नर्व इंजरी व्हाइल गिविंग द एलए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। देन आफ्टर डिलेड हिमरेज हो सकता है, दैट इज रिएक्शनरी सेकेंडरी। ओके। हिमरेज हो सकता है। देन आफ्टर पेन है, पेन तो होगा ही, जिसके लिए हम मेडिकल प्रिस्क्राइब करते हैं लाइक एनाल्जेसिक्स देते हैं। ओके। देन आफ्टर ड्राई सॉकेट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, मतलब जो कि होता है एग्जैक्ट क्लॉटिंग ना होने की वजह से। एक्चुअली ड्राई सॉकेट इज वर्स्ट टॉपिक जो कि आप पढ़ सकते हैं डिलेड कॉम्प्लिकेशन में। दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, सो इसे भूल के नहीं चलेगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जिसे जिसका अदर नेम है अल्वियोलर ऑस्टिटिस भी, जिसे हम कहते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव इडिमा और द स्वेलिंग है, हेमाटोमा, इकामोसिस, क्या है इसके मेडिकेशंस, क्या है मेडिकेशन भी इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू मैनेज द कॉम्प्लिकेशन। सो मैनेजमेंट, उसका कॉम्प्लिकेशन का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं आप, दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट। देन आफ्टर लेट कॉम्प्लिकेशन आर ऑन एंड द सिस्टम कॉम्प्लिकेशन, सो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, देन आफ्टर नर्व डैमेज एंड द क्रॉनिक पेन, और सिस्टमिक के अंदर आता है सिंकोप है, फिट्स है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है, ये हाइपर वेंटिलेशन है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है उसके अंदर, जो कि आपको सिस्टमिक में हो सकता है। ओके। सो दिस आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन जिस केसेस में है वो, दिस आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस, दिस आर द प्रिंसिपल जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड द कॉम्प्लिकेशन। सो इसके अंदर क्वेश्चन के लिए ये आ सकता है टॉपिक, कॉम्प्लिकेशंस पूछ सकते हैं इसके अंदर, मेनली फॉर द स्मॉल आंसर क्वेश्चंस। देन आफ्टर अगर पूछा जाए तो इसके ऊपर प्रिंसिपल्स के ऊपर भी स्मॉल आंसर क्वेश्चंस जनरली आता है। देन आफ्टर कॉन्ट्राइंडिकेशन के ऊपर भी स्मॉल आंसर क्वेश्चंस आता है। ओके। देन आफ्टर इंडिकेशन के ऊपर तो आता ही है स्मॉल आंसर क्वेश्चंस। एंड ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, जस्ट ब्रीफली डिस्कस करने के लिए हमने बोल दिया था। ओके। देन आफ्टर डेंटल एक्सट्रैक्शन का डेफिनेशन आना जरूरी है, सो इसका डेफिनेशन, सो दीज आर द टॉपिक दैट यू नीड टू लर्न अबाउट दैट। एंड हाँ, इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो हमने बोलता प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, सो इसके मैकेनिज्म आ सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल जो कि हमने देखे थे अभी, प्रिंसिपल्स, देन आफ्टर एलिवेटर्स क्या है, कौन से होते हैं वो, एंड देन आफ्टर द मैंडिबुलर मैक्सिलम, देन आफ्टर काउ हॉर्न क्या है, काउ, सो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि उसके ऊपर आ सकते हैं स्मॉल आंसर क्वेश्चन में। आई हैवंट सीन द एलक्यू ऑन दिस लॉन्ग आंसर, लॉन्ग इसे देखा नहीं मैंने, बट हाँ, अगर आया तो आपको आना चाहिए। सो दिस आर द बेसिक ब्रीफ आइडिया अबाउट द एक्सोडोंशिया, डेंटल एक्सट्रैक्शन कैसे कैसे होता है जो आप क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हो उसके लिए। सो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड हाँ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल दैट कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड हाँ, कीप सपोर्टिंग टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।